नमस्कार साथियों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके साइंस का जो चैप्टर 1 है उसकी जितनी भी इक्वेशंस बुक के अंदर दी गई है उन सभी इक्वेशंस को बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्मेट के रूप में लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम से जस्ट पहले ये इक्वेशंस आपको जो है फायदा देंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें। देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है तो वीडियो लाइक करना तो आपका कर्तव्य भी बनता है। तो मैं इस चैप्टर की जितनी भी इक्वेशंस बुक में हैं या जो भी मुझे लगता है कि ये इक्वेशंस भी अपन लिख देते हैं, हालांकि बुक से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इक्वेशन का मतलब है जो क्वेश्चंस में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो सारी इक्वेशंस मैं आपको यहाँ पर एक समरी फॉर्मेट में करवाऊंगा। चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसलिए क्विक फास्ट हम रिवीजन फॉर्मेट में जो भी इक्वेशंस हैं वो सारी देखते हैं। देखिए, अगर हम बुक के चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण हैं, वो बताए गए हैं। लेकिन मैं अभी किसी भी अदर बिंदु पर डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आपके इस चैप्टर में से कम 3 मार्क्स का काम कर रहा हूं कि सारी इक्वेशंस मैं आपको बैलेंस्ड फॉर्मेट में बता रहा हूं। देखिए, बैलेंस्ड में मैं बता रहा हूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अपने तरीके से हैंडल कीजिए, और मैं तो कहूँगा समझदारी से उसको हैंडल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी है बुक में से वो है, जब हम जिंक की रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, ठीक है, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 को ही हम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? देखिए, कोई भी रिएक्शन है, एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड है राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जो भी इसमें अपन कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होते हैं सब इक्वल या बैलेंस्ड होते हैं, इसी को ही हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो जिंक की जब रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 बनता है, और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, आपकी बुक के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड बताया गया है। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड है इसी इक्वेशन से समझाया गया है। तो मैंने बैलेंस्ड लिखी है डायरेक्ट। 3Fe यानी कि आयरन जो है उसके 3 जो एटम है, वहीं H2O जो गैस है वो 4 मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो अपन कह सकते हैं रिएक्शन जब इनकी आपस में होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो Fe3O4 बनता है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन के जो 4 मॉलिक्यूल जो है यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो इक्वेशन हो गई 3Fe प्लस 4H2O, जो एरो का साइन, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। फिर देखिए, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी नेक्स्ट इक्वेशन में बताया गया है। यहां पर ये जो सिनेरियो चल रहा है आपके बुक के अंदर वो ये चल रहा है कि आपको पूरी इक्वेशन समझाई जाए कि उसमें जो अपन साइन लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, तो क्या इसका मीनिंग है, यानी सॉलिड है। अगर एल है उसका मतलब लिक्विड है। AQ लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्वस है, यानी पानी में घुला हुआ है, उसका जलीय विलयन है। और G लिखा हुआ है उसका मतलब वो जो सबस्टेंस है, वो जो पदार्थ है, वो जो अणु है या वो जो परमाणु है, जो भी है वो उस फॉर्मेट में दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। इस एरो साइन पर भी हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखते हैं। तो इस इक्वेशन जैसे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब रिएक्शन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ होती है
तो यहां पर देखिए मैथेनॉल बनता है। ध्यान रखना CH3OH मैथेनॉल है। और इसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। फिर हम फोर्थ नंबर इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए ये इक्वेशन एक फोटोसिंथेसिस इक्वेशन लिखी गई है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी हुई है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हम जानते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं और जल का अवशोषण करते हैं जड़ों के द्वारा। वातावरण में सूर्य का प्रकाश है और पत्तियों में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को वो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो लेते हैं और ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। ग्लूकोज बोले तो अपन कह सकते हैं भोजन। ऑक्सीजन यहां पर रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। तो 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु काम में आएंगे, वहीं पानी के 12 अणु काम में आते हैं और ये सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। यहां पर C6H12O6 बनता है। ये एक्वस फॉर्मेट में होता है, यानी कि ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज यानी कि भोज्य जो प्रोडक्ट है, भोजन यहां पर बन रहा है। 6 अणु ऑक्सीजन के रिलीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में मुक्त हो जाती है और 6 अणु ही जल यानी 6H2O यहां पर रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो है ये बुक में सबसे पहले दी गई है, ठीक है। तो Mg+O2 ये बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया कहते हैं, कंकाली रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। कंकाली का मतलब ये एक रॉ है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ के जो भी अपन कह सकते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट है एक तरफ प्रोडक्ट है, तो दोनों को हम संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखिए Mg के अपन क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। वहीं ऑक्सीजन जो गैस है, अब देखिए O2, ठीक है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड के हमें कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इस तरीके से हमने कुछ रिएक्शन को पढ़ा है। अभी हम आगे भी इस रिएक्शन को कंटिन्यू करें। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो देखिए पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन आंसर है उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, मैं सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बैलेंस करने का आता है तो वहां पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दी गई होगी, अनबैलेंस्ड दी गई होगी। तो आपको थोड़ा सा देखिए, बी केयरफुल, आप ध्यान पूर्वक अपना क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यानी H2 और Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना देते हैं और HCl के भी 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल है और क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो HCl बनेगा, लेकिन HCl के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आप यहां पर देखोगे बेरियम क्लोराइड है यानी 3BaCl2 है। इसकी रिएक्शन जब Al2SO4 3 के साथ यानी एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ जब होती है तो हम देखेंगे बेरियम सल्फेट बनता है, 3BaSO4 बनता है और 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हमें प्राप्त होता है। इक्वेशन को अब आप ध्यान से देखिए, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3, तो ये बनेगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, जो सोडियम है, जब सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं यानी जल के साथ करवाते हैं तो 2Na प्लस H2O, तो यहां पर देखिए NaOH बनता है। NaOH एक क्षार है और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। देखिए यहां पर एरो का साइन मैंने कैसे लगाया है, हाइड्रोजन जो गैस है वह रिलीज होगी तो कहां जाएगी, एनवायरमेंट में जाएगी। एनवायरमेंट में जाएगी इसका मतलब ये एरो का साइन हम ऊपर की तरफ लगाते हैं।
वहीं अपन देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में जो बेरियम क्लोराइड है, अगर इस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ हो तो यहां पर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, और ये बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में, एक प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप जिसे अपन कह सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर प्राप्त होता है। प्रेसिपिटेट हमेशा हमें नीचे जमा हुआ प्राप्त होता है, जब हम उसे छानते हैं तो वह उस फिल्टर पेपर के ऊपर हमें मिल जाता है, इसलिए हम इसे देखिए नीचे के एरो के साइन के द्वारा दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। NaOH की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। जब देखिए, जब भी हम किसी अम्ल की रिएक्शन किसी क्षार के साथ करवाते हैं, NaOH एक क्षार है, HCl एक अम्ल है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर लवण और जल का निर्माण होता है। NaCl क्या है, नमक है यानी लवण है, सोडियम क्लोराइड, और जल हमें प्राप्त हो रहा है, H2O प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, जब हम क्षार और अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यही अभिक्रिया है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ये इक्वेशन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में भी दी है और यहां पर मैं फिर से डिस्कशन करता हूं। देखिए, जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर कोई भी हो, चाहे वो संगमरमर हो, चाहे वो कोटा स्टोन हो, चाहे वो अगर अपन कहें पुरानी हवेलियों में जो व्हाइट पत्थर लगे होते हैं बड़े बड़े, वो हो, तो ठीक है, ये जो चूना पत्थर है इसका एक ही फार्मूला होता है CaCO3। जब हम इसको गर्म करते हैं यानी कि जहां पर चूने के भट्टे हैं, जहां पर कली बनाई जाती है, वहां पर जब हम इसको उष्मा देते हैं, गर्म किया जाता है, उसको हीट देते हैं। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए यहां पर CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये अपन क्या कह रहे हैं, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्मेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाती है। अब ये जो बिना बुझा चूना है यानी जिसको हम कहते हैं कली, ठीक है, कली जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, पानी एकदम गर्म हो जाता है। अगर हम एक मटके के अंदर कली डाल दें और फिर पानी डालें, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक मटका लिया, मटके में हमने मान लो 2 किलो 3 किलो कली डाल दी और उसमें थोड़ा सा पानी डाला, हीट इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि मटका फूट जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए हम कली के अंदर पानी नहीं डालते हैं, पानी के अंदर एक एक पीस करके कली की डालते हैं ताकि ऊष्मा का जो उत्सर्जन है वो थोड़ा लिमिटेशन में रहे और एक साथ इतनी एनर्जी ना निकले कि मटका ही फूट जाए या वह पात्र को ही नुकसान पहुंच जाए। तो ये है बिना बुझा चूना, बुझा हुआ नहीं है, और बिना बुझा चूना है जब पानी में मिक्स करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक जलीय विलयन है यानी कली घुली हुई है, कली का घोल हमें मिल जाता है, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवारों पर लगा दिया और लगाने के बाद में क्या होगा, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस से रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, पानी है वो वातावरण में उड़ जाता है और कली से वो दीवार है वो चमकने लग जाती है। तो व्हाइट वॉश करने के बाद, कलई करने के बाद, इसी कारण से कैल्शियम कार्बोनेट के वापस से बन जाने के कारण ही दीवारों में चमक आती है। तो 3 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, हमने हीट दी और ये डिसोसिएशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जब हम दीवारों पर लगा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये सफेद पदार्थ है, सफेद चमकदार पदार्थ है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है। फिर अब अपन इसको और आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया के हैं। फर्स्ट रिएक्शन में अपन यहां पर देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए चीजों को रटिए मत, सीधी सी बात है, जब हम कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, क्या कोयला कार्बन है? बस एकदम इजी है, रटने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है हमें, हम इजी फॉर्मेट में चलें। कार्बन और ऑक्सीजन, जब हमने यानी कार्बन कोयले को जलाते हैं तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी किससे बना है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। निश्चित रूप से आप देखो ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2H2 + O2 जब रिएक्शन करते हैं तो H2O यानी 2H2O बनता है और यही पानी का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पर जब दोनों रिएक्शन करते हैं H2O लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ध्यान रखिए H2O जो होता है वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और वो गैस भी है। कैसे? सोचिए, सॉलिड है, आइस के फॉर्मेट में, बर्फ के रूप में वो सॉलिड है, पानी के रूप में वो लिक्विड है, और जब वो वेपर जो वाष्प होती है, जो वेपर के फॉर्मेट में, वो अपन कह सकते हैं गैस है। फिर हम बात करते हैं, आपके जो ये रिएक्शन दी गई है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया ही चल रही है। ये जो मैथेन है, ठीक है, CH4 जो कि गैस है, जब हम इसको जलाएंगे तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 2O2। ठीक है, मैथेन है CH4, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेसन 4। ठीक है, कार्बन स्ट्रक्चर याद कीजिए। तो CH4 2O2 आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सीधी सी बात है, आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ को जलाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हो गई, पानी मुक्त हो गया यहां पर वेपर के रूप में, और साथ में हमें ऊर्जा मिल गई, ठीक है, हीट के रूप में। ठीक है, तो मैथेन CH4 + 2O2 जो इक्वल यानी ये एरो का साइन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड H2O, 2H2O मिलेगी और वहीं हमें हीट प्राप्त होगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, अगर आप नेक्स्ट को देखोगे, इसको हम कहते हैं श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या किया था हमने, प्रकाश संश्लेषण में हमें ग्लूकोज मिला था। कैसे मिला था? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये इनकी जब रिएक्शन हुई थी सूर्य के प्रकाश में और हरी पत्तियों में, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब हमें ग्लूकोज मिला था। लेकिन वह ग्लूकोज हम ले लेते हैं, हम भोजन करते हैं, भोजन जब करते हैं तो जो ग्लूकोज हम लेते हैं वह ग्लूकोज इस रेस्पिरेशन में काम में आता है। क्या हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है? नहीं। हमारे जब हम श्वसन की अभिक्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो गैसें जो जाती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वही हमारे काम में आती है। बाकी एक्सेल कर देते हैं, बाकी जो भी गैसें होती हैं वो हम एक्सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसमें बाहर आ जाती है। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन हमने इंटैक्ट कर ली है सांस के साथ, और यहां पर पानी हमारे शरीर में मौजूद है 6H2O। ठीक है, ये जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, 12H2O बनता है, 6CO2 + 12H2O, साथ में एनर्जी बनती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी की एक्टिविटी के जो भी काम में आती है उस सारी क्रियाओं में ये एनर्जी काम में आती है। तो श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये देखिए वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट हम लेते हैं 2FeSO4। इस फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो देखिए Fe2O3 बनता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है,
SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये दोनों देखिए गैसें हैं और फेरिक ऑक्साइड देखिए सॉलिड फॉर्मेट में हमें प्राप्त होता है। अब तो देखिए दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, 2FeSO4, 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है, FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, इसके दो मॉलिक्यूल हैं। जब हमने इसको गर्म किया Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना, SO3 बना। वहीं लेड नाइट्रेट, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ठीक है, तो 2PbNO3 जब हम इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, PbO के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, NO2 बनता है, 4 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो PbNO3 तो 2PbNO3 है, 2PbO है, 4NO2 है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब देखिए वियोजन है। वियोजन का मतलब सीधा सीधा होता है टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो टूट रही हैं, अब वो प्रकाश की उपस्थिति में टूट सकती हैं, हीट की प्रेजेंस में टूट सकती हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में टूट सकती हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक विद्युत की उपस्थिति में भी टूट सकती है। कि जैसे पानी को अगर हम तोड़ना चाहें, पानी जुड़ तो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल तो गए और पानी बन गया, अब पानी को कैसे तोड़ेंगे? तो वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम पानी को तोड़ सकते हैं। पानी को जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत के द्वारा जब तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं और उनका रेशियो भी 2:1 के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वह टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस फॉर्मेट में निकल जाती है। ये धूसर पदार्थ, थोड़ा काले से रंग का पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो रिएक्शन है 2AgCl, एरो का साइन, ऊपर हमें लिखना है सनलाइट, तो 2Ag मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक इसी प्रकार की एक रिएक्शन और है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो 2AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है 2Ag और Br2 के रूप में। इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है, इस रिएक्शन का यूज उसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब देखिए काफी देर से आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, सिर्फ रिएक्शन पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए अपनी जो क्लास है वो तो सिर्फ एग्जाम डेडिकेटेड ही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। हम समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी। आपके घर में शक्कर है, चीनी है, एक ग्लास ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच चीनी डालिए और उसे घोलिए। स्टील का ग्लास होगा तो आप आसानी से उसको हाथ लगाएंगे तो आप देखोगे पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी की एनर्जी थी वो उस चीनी को घोलने में लग गई, यानी कि ये जो अभिक्रिया हुई ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वहीं आप थोड़ा सा सरफ लीजिए, डिटर्जेंट, और उसको पानी में घोलिए, आप देखोगे पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, स्लाइटली वार्म हो गया है। क्या हुआ यहां पर? यहां पर आप देखोगे कि पानी की जो ऊष्मा है वो निष्कासित हुई, बाहर निकली, और बाहर निकलने से पानी गर्म हो गया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मैंने बातों बातों में ट्रिक के माध्यम से आपको ऊष्माक्षेपी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होती हो, और दूसरी ऊष्माशोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती हो, ऊष्मा अवशोषित करती हो, उसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट इन्हीं रिएक्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ध्यान लगा करके पढ़िए। 35-40 मिनट का जो वीडियो है उसमें पूरे लेसन की समरी आपके आ जाएगी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, अब देखिए अपने 2 टॉपिक यहां पर हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो वियोजन अभिक्रिया हो गई, एक संयोजन अभिक्रिया हो गई, यानी एडिशन रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है, और डिसोसिएशन रिएक्शन हो चुकी है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद में होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फिर हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया या जिसे हम एकल विस्थापन भी कह रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं, उसमें क्या होता है, माना कि एक रिएक्टेंट है ए बी और एक रिएक्टेंट है कोई सी, तो यहां पर क्या होगा, ए जो है वो सी के साथ रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट बनेगा AC, और यहां पर जो B है वो फ्री हो जाएगा। क्लियर? लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, माना एक रिएक्टेंट है AB और एक रिएक्टेंट है CD, ठीक है, तो यहां पर जो बनेगा AD बन जाएगा और BC बन जाएगा। क्लियर? यानी कि जब डबल आपस में दोनों का ही विस्थापन हो रहा है, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वह होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं AC बन जाएगा और BD बन जाएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वो तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहां पर देखते हैं Fe प्लस CuSO4। अब देखिए यहां पर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बताया था कि अभिक्रियाशीलता का क्रम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक हमें अभिक्रियाशीलता का क्रम पता नहीं होगा हम इन रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, फिर रटनी ही पड़ती है और रटा हुआ हम भूल जाते हैं, समझा हुआ नहीं भूलते। तो हम यहां पर कहते हैं Fe देखिए ज्यादा रिएक्टेबल है, किससे, कॉपर के बजाय। कॉपर कम अभिक्रियाशील है, सोना कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो Fe और CuSO4 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो FeSO4 आपस में प्रोडक्ट बना लेते हैं और कॉपर यहां पर फ्री हो जाता है, कम रिएक्टेबल फ्री हो जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, फटाफट समझाता हूं। आपके स्कूल में कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा अच्छा डांस नहीं आता या वो ज़्यादा अच्छे से जो एक्टिवली मूव नहीं कर पाते हैं, जो उसमें मूवमेंट्स होती है उनको अच्छे से नहीं कर पाते। किसी कारण से कई दिनों से एक बच्चा एब्सेंट चल रहा है जो कि बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है। अब आपके स्कूल में जब ग्रुप सिलेक्शन हो रहा था तो उस बच्चे को भी लिया जाता है जो थोड़ा सा कम डांस आ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद में वो बच्चा वापस से आ जाता है स्कूल में, 3-4 दिन बाद में, तो जो सबसे कम जिसको डांस आ रहा होगा उस बच्चे को उस ग्रुप से बाहर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो कम एक्टिव है। उसको बताया जाएगा कि देखो आपको डांस नहीं आ रहा, आपसे स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहे। ठीक यही फार्मूला आप यहां पे लगा देना। तो कम रिएक्टेबल कौन है? कॉपर। यहां पर Fe ज्यादा रिएक्टेबल है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, तो हम कहेंगे Fe इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जिंक की और कॉपर सल्फेट की। यहां भी कॉपर कम अभिक्रियाशील है तो जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बेचारा वापस से अलग रह जाएगा। मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा सा आपको आनंद आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं लेड की, वापस से हम बात करते हैं CuCl2 की। हम जानते हैं कॉपर तो बेचारा कम एक्टिव है तो कॉपर को तो निकलना पड़ेगा, तो यहां पर लेड क्लोराइड बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा और कॉपर यहां पे अलग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन में देखिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो Cl2 है इस सोडियम के साथ आपस में रिएक्शन करेंगे और सल्फेट जो है इस बेरियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, हम जानते हैं, और वहीं पर NaCl हमें प्राप्त हो जाता है, 2NaCl बन जाता है। तो यही थी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया देखिए एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऑक्सीजन निकलती है या हम कहें हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होगी या हाइड्रोजन जुड़ेगी। हालांकि इसकी डेफिनेशन और समय के साथ बढ़ती जाएगी, क्लास के स्टैंडर्ड के साथ बढ़ती जाएगी, अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट में ये डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है, अभी एग्जांपल में आपको बता रहा हूं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, जब किसी अभिक्रिया में दोनों एक साथ हों तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए
हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझते हैं। ऑक्सीकरण में आप देखोगे कि ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है वो निष्कासित होती है। देखिए Cu, ठीक है, कॉपर है 2Cu प्लस O2, ऑक्सीजन जुड़ रही है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए इसको उपचयन भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत कीजिए। उपचयन और अपचयन, उपचयन, उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन निकलती हो, ऑक्सीजन निकलती हो तो उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में चल रही हो तो रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों से मिलकर बन गया, जहां पर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हैं, रेडॉक्स। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में यहां पर हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्शन होती है, तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है तो ये देखिए कॉपर प्राप्त हो जाती है और यहां पे जल बन जाता है, पानी बन जाता है। अब यहां पर देखिए अपन समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का किस में बना? कॉपर में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये अपन देखेंगे रिडक्शन अभिक्रिया हुई, अपचयन हुई। क्लियर? अपचयन क्यों हुई? देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोजन है यहां लेकिन आप देखोगे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ठीक है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई, या अपन इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से जनरली हम क्या कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ में चलता है। जब ये साथ साथ में चलता है ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की, चैप्टर 1 की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी की सारी बता दी हैं, फिर भी एक दो अगर रह गई हैं तो अब आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ निकलेगा। अब हम दो शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है संक्षारण, करजन, संक्षारण, ठीक है, और एक शब्द है विकृति गंधिता। ये क्या है? देखिए संक्षारण क्या होता है। सामान्य आपने देखा होगा जब दीवार बनाई, जब दीवार है एकदम सही है, समय के साथ क्या होता है उसके लेवड़े बन जाते हैं, वो क्षरित होने लग जाती है, वही संक्षारण है। लोहा है, लोहे में जंग लग गया है, वही संक्षारण है। अब उस संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे की जो खिड़कियां हैं, लोहे की जो जालियां हैं, ग्रिल्स हैं, उन पर हम पेंट करते हैं, रेड ऑक्साइड करते हैं, ताकि वह एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आए और वह संक्षारित नहीं हो। तो संक्षारण का सीधा मतलब है क्षय होना, उसका क्षरण होना। ठीक है, तो संक्षारण। फिर हम बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी जो गंध है वो डीनेचर हो गई है, उसमें बदबू आने लग गई है। तो जो हमारे वसीय तेल घी में तले हुए पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें सामान्य कुछ दिन के लिए रख दें तो उनमें क्या होता है कि थोड़ी सी फॉल स्मेल आने लग जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है। अब देखिए घर में तो चलो हमने बनाया, कुछ दिनों में हमने उसको फिनिश कर दिया, लेकिन आप देखते हो आपके जो भी चिप्स वगैरह मार्केट में आते हैं वो पैकेट में बंद होते हैं। अगर उनमें बदबू आने लग जाए तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं और उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा, एक तो वो पैकेट देखिए फुला हुआ हो गया, वो चिप्स टूटेगी नहीं। दूसरा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बदबू आती है। नाइट्रोजन जो है इनएक्टिव गैस है, अक्रिय गैस है, इसलिए उसमें बदबू नहीं आएगी। तो वह विकृति गंधिता भी मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से मैंने पूरे चैप्टर को प्रयास किया है कम समय में रिवाइज करवाऊं। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास सही है और अब आपका प्रयास रहेगा आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएं। तो मिलते हैं हम इसी प्रकार के जानकारी वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में।
इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को अपने इस वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।